हेलो, नमस्कारम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी तैयारी में पूरी तरह से आप सब लोग व्यस्त हैं। तो आप सबके अपने परिवार में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जुड़ेंगे आप सब लोग और अपने सभी दोस्तों तक एक बार क्लास को शेयर करो आप लोग, और क्लास समझ आए, सीखने को मिले, और यहाँ से कुछ भी अगर आप लोग सीख पाओ तो क्लास का रिव्यू जरूर दिया करो आप लोग, क्लास की प्रतिक्रिया लिखा करो। और आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम आप लोगों ने देखा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। यहाँ हम लोग सीखेंगे माध्य, माध्यिका और बहुलक, और इनके बाद हम देखेंगे माध्य विचलन, मीन डेविएशन। और इसी टॉपिक में हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण भी देख लेंगे। पाई चार्ट, ग्राफ, बार ग्राफ, टेबल, ये सब चीजें आ जाएंगी इसके अंदर। यानी ये स्टेटिक्स का जो पार्ट आपके जिस भी एग्जाम्स में आता है, हर उस एग्जाम के लिए क्लास बेनिफिशियल रहेगी। आपको जरूर कुछ सीखने को 100% मिलेगा। तो पेन पेपर लेके बैठो आप लोग, प्रॉपर अच्छे से नोट्स बनाइए। अगर पहली बार सीख रहे हैं, मैं यही मान के सिखा रहा हूं कि आप लोग 10th क्लास के बाद, 10वीं के बाद आप पहली बार ये टॉपिक अब पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक आसान है, हर बच्चे के लिए टॉपिक आसान है। 10th क्लास में यही वो टॉपिक है जो आपको अपनी मैथ्स की मंजिल को पार करवाता है, और ये टॉपिक आज भी आपके सिलेबस में मेंशन किया है। कौन कौन से एग्जाम के सिलेबस में मेंशन है, स्टेट लेवल के एग्जाम्स की बात करें तो पहले मैं बता दूं आपको, राजस्थान के अंदर होने जाने वाला अभी जो पेपर होगा थोड़े दिन बाद, वीडियो का पेपर, ग्राम सेवक, वीडियो के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आएगा। वीडियो के बाद आपका जो एग्जाम्स होगा एलडीसी का, यहां से भी क्वेश्चन आता है, एलडीसी के सिलेबस में मेंशन है। सीईटी 10+2 के सिलेबस में मेंशन है। पटवार के सिलेबस में यहां से क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए। पाई चार्ट का कोई सवाल आ जाए तो बात अलग है। 4th ग्रेड का जो पेपर होगा, 4th ग्रेड का, इस 4th ग्रेड के एग्जाम के अंदर ग्राफ पे क्वेश्चन आएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। तो ये इसी के अंदर सीखेंगे, लेकिन ये सबसे लास्ट में हम लोग सीखेंगे, ये सीखेंगे। इसके अलावा जो और एग्जाम आरपीएससी के द्वारा होता है, अभी थोड़े दिन बाद एक पेपर होगा 1st ग्रेड के लिए, उसमें ये टॉपिक आएगा। उसमें पूरा स्टेटिक्स आता है, मीन, मोड, मीडियन भी आना चाहिए, पाई चार्ट, ग्राफ, टेबल, इन सब पे क्वेश्चन आना चाहिए। रीट के सिलेबस में भी मेंशन है, रीट लेवल 2, साइंस मैथ्स लेवल 2। लेवल 1 के अंदर बात करूं तो केवल ग्राफ पे क्वेश्चन आ सकता है, केवल ग्राफ पर क्वेश्चन आ सकता है रीट लेवल 1 में। लेवल 2 में पूरा टॉपिक आएगा। 1st ग्रेड का फर्स्ट पेपर जो आरपीएससी के द्वारा करवाया जाता है, जिसके अंदर यहां इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आएंगे। 1st ग्रेड टीचर के लिए एग्जाम होता है आरपीएससी के द्वारा, 1st ग्रेड फर्स्ट पेपर, इस सिलेबस में मेंशन है। इसके अलावा राजस्थान के आरपीएससी के द्वारा कराया गया एसआई का पेपर, आरएएस का पेपर, यानी आप देख पा रहे हो कि राजस्थान के हर एग्जाम में ये टॉपिक आता है। कुछ एक एग्जाम ऐसे हैं चुनिंदा जहां पर ये सिलेबस में मेंशन नहीं करा हुआ है, जैसे कि वो पटवारी का एग्जाम होगा, उसके अंदर ये सिलेबस में अलग से मेंशन नहीं किया हुआ है। बाकी पाई चार्ट पे क्वेश्चन किसी भी एग्जाम्स में आ सकता है, लेकिन लिखाओ चाहे नहीं लिखाओ, बाकी पूरा डिटेल से इन सभी एग्जाम्स के लिए टॉपिक को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये जो क्लास रहेगी इन सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल रहेगी, जरूर आपको यहाँ से सीखने को मिलेगा। और हम पूरा बेसिक से, 0 लेवल से शुरू करके हर एक तरह का सवाल करना सीखेंगे। ये आप सबको पता है कि कोई भी टॉपिक शुरुआत करवाया जाता है तो बिल्कुल बेसिक से होता है, धीरे धीरे वो बेसिक से एडवांस लेवल तक जाता है। उससे बाहर स्टेट लेवल के किसी भी एग्जाम्स में आपको कोई ऐसा सवाल देखने को नहीं मिलेगा जहां से सवाल आ जाए और आप लोग ना कर पाओ। हर एग्जाम के लिए आपको जो करवाया जाएगा यही से क्वेश्चंस बनेंगे, तो छोड़ेंगे ही नहीं आप लोग।
कोई ऐसा सवाल आपको नहीं मिलेगा जो आप लोग नहीं कर पाए। तो चलिए शुरू करें आज के इस टॉपिक को, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। इसको जानने से पहले हमें यह पढ़ना होगा कि डेटा क्या होता है, आंकड़े क्या होते हैं, और आंकड़े जो है वो कितने तरह के होते हैं। तो लिखिए आप लोग, टाइप्स ऑफ डेटा। आंकड़े जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राइमरी डेटा और एक होता है सेकेंडरी डेटा, प्राथमिक आंकड़े, और एक होता है द्वितीयक आंकड़े। कई बार थ्योरी में भी क्वेश्चन पूछ लेता है, आरपीएससी पूछ लेता है। आरपीएससी तो इसका थ्योरेटिकल सवाल भी बहुत बार पूछता है, कई बार क्या बहुत बार पूछता है। तो देखो, दो तरह के डेटा होते हैं, आंकड़े जो है वो दो प्रकार के होते हैं सर। एक एक लाइन लिख दो इन दोनों के बारे में। एक होता है प्राइमरी डेटा, प्राथमिक आंकड़ा, प्राइमरी डेटा। इसके अंदर एक लाइन लिख देना, जिन आंकड़ों को स्वयं या अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से, जिन आंकड़ों को स्वयं या अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से पहली बार संग्रहित किया जाता है, पहली बार संग्रहित किया जाता है, प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं, प्राइमरी डेटा कहलाते हैं। जिन आंकड़ों को स्वयं या अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से पहली बार संग्रहित किया जाता है वो प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। इसके बाद आपको लिखना है द्वितीयक आंकड़े, सेकेंडरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, द्वितीयक आंकड़े। इसमें भी एक लाइन लिखिएगा, जो आंकड़े पहले से प्रकाशित हों, जो आंकड़े पहले से प्रकाशित हों उन्हीं को फिर से काम लेना, पहले से प्रकाशित आंकड़ों को फिर से काम लेना क्या कहलाता है, द्वितीयक आंकड़ा। ये दो तरह के डेटा होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। इन डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे प्राथमिक आंकड़े की बात करो तो सर इसका एग्जांपल बताओ। जैसे जनगणना होती है शुरुआत के अंदर, पहली बार अगर कोई भी डेटा आप लेते हैं तो वो प्राथमिक ही होता है। उसी डेटा को, जैसे जनगणना लास्ट कब हुई थी, उसी को आज तक काम ले रहे हैं, तो अब वो डेटा कौन सा बन गया है, सेकेंडरी डेटा बन गया, द्वितीयक आंकड़ा बन गया। जब पहली बार कोई डेटा संग्रहित या इकट्ठा किया जाता है वो प्राथमिक होता है। उसी को फिर से आप किसी भी माध्यम से, चाहे वो न्यूज़पेपर में प्रिंट हो चुका हो, चाहे कहीं नेट के ऊपर से आप कोई डेटा उठा के ले रहे हो काम, वापस से वही डेटा काम ले रहे हो, कहीं से भी प्रकाशित हो चुका हो, चाहे किसी बुक में आ गया हो, चाहे किसी न्यूज़पेपर में आ गया हो, उसी डेटा को अगर काम ले रहे हैं आप लोग तो वो कहलाता है सर द्वितीयक आंकड़ा, सेकेंडरी डेटा। ये दो तरह के आंकड़े होते हैं। अब इन आंकड़ों को दर्शाने के लिए जो सीरीज बनाई जाती है वो तीन तरह की होती है। इन आंकड़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए तीन तरह की सीरीज बनाई जाती है, तीन तरह की सीरीज बनाई जाती है। पहला होता है इंडिविजुअल सीरीज, व्यक्तिगत श्रेणी। दूसरा होता है डिस्क्रीट सीरीज, खंडित श्रेणी। और तीसरा होता है कंटिन्यूस सीरीज, सतत श्रेणी या वर्ग अंतराल श्रेणी। तो ये तीन और लिख दो। इसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। थोड़ा सा भाग इसके अंदर थ्योरी का है, वो भी हम लोग साथ साथ सीखना शुरू कर देंगे। देखो, ये तीन तरह की सीरीज होती है। व्यक्तिगत श्रेणी, इंडिविजुअल सीरीज। व्यक्तिगत श्रेणी क्या होता है सर? यहां जो डेटा दिया जाता है, हर एक व्यक्ति के बारे में अलग से जानकारी होती है। आप इस तरह से समझे, जो डेटा होता है वो इंडिविजुअल होता है। जैसे मैं अगर एग्जांपल लूं कि क्रिकेट टीम के द्वारा 11 खिलाड़ियों के द्वारा बनाए गए रनों की संख्या दे रखी, तो हर खिलाड़ी के रन अलग से लिख दिए जाएं तो सर वो इंडिविजुअल सीरीज होगी, व्यक्तिगत श्रेणी होगी। जैसे मैंने कहा, आप लोगों ने कोई पेपर दिया, 100 बच्चे या 20 बच्चों ने भाग लिया, और इन 20 के 20 बच्चों के मैं मार्क्स अलग अलग बता दूं तो ये इंडिविजुअल सीरीज कहलाता है, व्यक्तिगत श्रेणी कहलाती है। तो आंकड़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए पहली जो सीरीज है वो है आपका व्यक्तिगत श्रेणी, इंडिविजुअल सीरीज। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, रोल नंबर के साथ साथ इन सभी छात्रों के मार्क्स अलग अलग मेंशन करे हुए हैं, तो सर ये कहलाता है इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज, व्यक्तिगत श्रेणी। इस सीरीज में समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक कैसे निकाले जाते हैं ये सीखेंगे। इसके बाद दूसरी सीरीज आती है डिस्क्रीट सीरीज, खंडित श्रेणी या असतत श्रेणी। यहां जो है, जब बहुत ज्यादा डेटा रिपीट हो रहा हो, जैसे जो देखो आप लोग, ये 40 अंक प्राप्त करने वाला तो एक ही छात्र था, नंबर ऑफ स्टूडेंट, इनको फ्रीक्वेंसी से लिखा जाता है, बारंबारता से लिखता है।
इनको हम लोग बारंबारता के साथ दर्शाते हैं। फ्रीक्वेंसी 50 अंक जो है वो दो छात्रों के अलग अलग आ रहे थे, तो उनको फ्रीक्वेंसी के साथ लिख दिया कि 50 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 2 है। 60 मार्क्स प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 3 थी, तो उनको अलग अलग नाम लिख करके उनको फ्रीक्वेंसी के साथ लिख दिया, बारंबारता के साथ लिख दिया। इसको भी बोलते हैं आप लोग डिस्क्रीट सीरीज, खंडित श्रेणी। तो ये 3 तरह की सीरीज होती है और तीनों के अंदर हम लोग समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक सीखते हैं। तीनों की तीनों सीरीज में हम लोग समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने छोटी सी बात करी कि डेटा 2 तरह का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। उसके बाद हमने बात करी कि डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 तरह की सीरीज बनाई जाती हैं। 3 तरह से सीरीज बनाई जाती है। पहला होता है इंडिविजुअल सीरीज, फिर होता है डिस्क्रीट सीरीज, और एक लास्ट एक और है, वो है कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज, सतत श्रेणी। इसके अंदर आपको क्लास इंटरवल दे रखा होता है, क्लास इंटरवल दे रखा होता है, वर्ग अंतराल बोलते हैं इसको। इनके जो अंक दे रखे हैं वो क्लास इंटरवल में दे रखे हैं, वर्ग अंतराल। वैसे नाम से समझ में आता है कंटिन्यूस, ये लगातार चलेगा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये जहां तक भी जाएगा वो लगातार जाएगा। इसे कंटिन्यूस सीरीज, सतत श्रेणी या वर्गांतर श्रेणी भी बोलते हैं। इस सीरीज का यूज कब करते हैं? जैसे एक छात्र के नंबर आ गए 10.5, 10.5, एक के आगे 9.5, 8.5, 7.5, यानी बहुत कम डिफरेंस हो उनके बीच में, अंकों के बीच में, तब हम लोग ये सीरीज बनाते हैं, तब हम लोग कंटिन्यूस सीरीज बनाते हैं। इस सीरीज में समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालना क्वेश्चन यहां से भी आता है, लेकिन ये सबसे अच्छा पॉइंट होगा। कंटिन्यूस सीरीज के अंदर आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ता है समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक का। तो हम बारी बारी से एक एक सीरीज को पढ़ने वाले हैं, एक एक सीरीज को देखने वाले हैं। तो अब आप लोग हेडिंग डालिए इंडिविजुअल सीरीज, व्यक्तिगत श्रेणी। इस सीरीज की बात करेंगे हम लोग। सबसे पहला इंडिविजुअल सीरीज, व्यक्तिगत श्रेणी। इस व्यक्तिगत श्रेणी के लिए समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालना हम लोग सीखेंगे। इंडिविजुअल सीरीज, व्यक्तिगत श्रेणी के लिए हम लोग समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालना सीखेंगे। इंडिविजुअल सीरीज, हेडिंग डालने आप लोग। अभी तक आप लोगों ने 2 जानकारियां सुनी। एक तो डेटा कितने तरह का होता है, दूसरा डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सीरीज बनाई जाती है वो कितने प्रकार की होती हैं। 3 तरह की सीरीज बन जाती हैं। अब इन तीनों के लिए बारी बारी से हम लोग समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालना सीखेंगे। सबसे पहले जो हम लोग समझने जा रहे हैं, इंडिविजुअल सीरीज, व्यक्तिगत श्रेणी के लिए समांतर माध्य, व्यक्तिगत श्रेणी के लिए समांतर माध्य। अरिथमेटिक मीन, मीन, इसे x बार से लिखा जाता है, इसे x बार से लिखा जाता है, x बार। समांतर माध्य निकालने का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होगा सर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो लिख दो इसका बेसिक फॉर्मूला, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। सम ऑफ डेटा अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेटा, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। सम ऑफ डेटा अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेटा, यहाँ योग करना है, सम करना है, वो टोटल नंबर से डिवाइड करना है। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, समांतर माध्य देखने का ये बेसिक फॉर्मूला है। इंडिविजुअल सीरीज में जो औसत निकालते हैं आप लोग, एवरेज, वही समांतर माध्य है। व्यक्तिगत श्रेणी का तो औसत निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वही फॉर्मूला यहाँ है। यहाँ हम लिखते हैं आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या।
वही फॉर्म है वापस जो आप लोग सीखते हैं वहाँ पर। औसत और समांतर माध्य दोनों एक ही बात है। इंडिविजुअल सीरीज के लिए, व्यक्तिगत श्रेणी के लिए समांतर माध्य और औसत दोनों एक ही चीज़ें हैं, यही एवरेज होता है। लेकिन बाकी जो सीरीज है उसके लिए हम लोग केवल समांतर माध्य देखते हैं, इसको इसीलिए अलग से लिखना पड़ रहा है। तो ये पहला जो आप लोगों ने लिखा, इंडिविजुअल सीरीज में समांतर माध्य, इंडिविजुअल सीरीज में समांतर माध्य का बेसिक फॉर्मूला। इसके बाद माध्यिका, ये पहला पॉइंट हो गया, समांतर माध्य। इसके बाद आप लोग देखेंगे माध्यिका। माध्यिका कैसे निकालनी है सीरीज में, मीडियन, माध्यिका, मीडियन। माध्यिका को m से लिखा जाता है, माध्यिका को m से लिखा जाता है। इसके अंदर एक लाइन लिखो आप लोग, सबसे पहले आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। एक लाइन लिखिए आप लोग, सबसे पहले, या फिर पहले इसी पर एक बार क्वेश्चन बताते हैं सर, पहले इसी के ऊपर एक बार क्वेश्चन सीखते हैं, उसके बाद आते हैं माध्यिका क्या होती है। एक एक पॉइंट को सीख लेते हैं। पहले समांतर माध्य, इंडिविजुअल सीरीज में समांतर माध्य का सवाल कैसे बनेगा और किस तरह से करना है। बहुत आसान टॉपिक है, मैथ्स का सबसे आसान टॉपिक है समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो पहले एक बार क्वेश्चन पर आ जाओ आप लोग। ये देखो, पहली 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करें। प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य पूछा है सर। तो पहले ये पता होना चाहिए कि आप लोगों को विषम संख्या क्या होती है, ऑड नंबर, विषम संख्या। यहां विषम प्राकृत संख्या लिखना चाहिए था उसको। विषम संख्या क्या होता है, जिनमें सर 2 से भाग नहीं जाता वो सभी संख्याएं विषम होती हैं। वे सभी पूर्णांक संख्या जो 2 से भाग ना हो विषम संख्या कहलाती हैं, और जिनमें 2 से पूरा भाग जाता हो वो संख्याएं सम होती। सम और विषम संख्याएं प्लस और माइनस दोनों में होती हैं। लेकिन जब समांतर माध्य या औसत की बात आएगी तो पहली 10 आप लोगों को नेचुरल नंबर से लिखनी है, प्राकृत संख्याओं से लिखनी है। तो सबसे पहले सर 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, और ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। हर दूसरी संख्या विषम है और प्रत्येक दूसरी संख्या सम है। ये संख्याएं विषम होती हैं जिनमें 2 से भाग नहीं जाता हो। आपसे पूछा गया है पहली 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। पहली 10 लिखो आप लोग, कौन सी होंगी। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, ये सिर्फ पहली 10 है। 10 विषम संख्या 20 तक जाकर आएगी। आधी संख्याएं सम होती हैं और आधी संख्याएं विषम होती हैं। अगर 1 से 100 तक लिखते हो आप लोग तो 50 संख्याएं सम होती हैं और 50 ही संख्याएं विषम होती हैं। आपको पहली 10 लिखना है तो 20 तक जाके आपको शुरू की 10 मिलेंगी। तो पहला तरीका है बेसिक फॉर्मूला, योग करना है इनका। इनका योग बताओ कितना होगा। 1 + 19 20, 3 + 17 20, 5 + 15 20, 7 + 13 20 और 11 + 9 20। कितने 20 हो गए, 20, 40, 60, 80 और 20, 100। इनका योग सर 100 आएगा। समांतर माध्य को x बार से लिखते हैं आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, 100 बटे 10। इसका आंसर सर 10 आएगा। समांतर माध्य 10 होगा। ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला आपने यूज किया है, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया है। इसके बाद अब आप लोग लिखिएगा, नोट डाल के लिख दो, समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की अगर बात हो रही हो, समांतर श्रेणी
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की अगर बात हो रही है तो उसका समांतर माध्य निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होगा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। पहली संख्या क्या है 1, आखिरी संख्या क्या है 19। 1 प्लस 19 कितना हो गया 20 और 20 का आधा कितना होगा 10। पहली संख्या है सर 1, आखिरी संख्या है 19, 19 प्लस 1 20 और 20 का आधा कितना हो जाएगा 10। यही आपका आंसर यहाँ से आएगा। लेकिन ये जो डायरेक्ट फॉर्मूला है ये कब लगाओगे ये पता होना चाहिए। ये तभी लगेगा सर जब हमारी संख्याएं समान अंतर से आएंगी, समांतर श्रेणी में लगेगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला तभी काम करेगा जब आपकी संख्याएं कैसी हों, समांतर श्रेणी में हो। सर ये समांतर श्रेणी क्या होती है, अरिथमेटिक सीरीज क्या होती है? समांतर श्रेणी का मतलब है आंकड़ों के बीच का अंतर सेम होना चाहिए, समान अंतर होना चाहिए, उसे बोलते हैं अरिथमेटिक सीरीज, समांतर श्रेणी। एक और नोट डाल के आप लोग लिख सकते हैं, प्रथम n, अगर याद रह जाए तो लिख लो आप लोग, n विषम प्राकृत संख्याओं का, प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य n ही होगा। प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य n ही होगा। तो पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है सर। प्रथम 10 बोला था इसने, प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य सर 10 ही होगा, 10 ही मेरा आंसर है। तो ये भी एक बहुत प्यारा तरीका है। लेकिन ये चीज़ें याद रहती हैं आप लोग जब इनके ऊपर आप लोग रिवीजन करते हो, इनकी प्रैक्टिस करते हो तो याद रह सकती हैं। बाकी मैक्सिमम बच्चे जो करते हैं समांतर माध्य आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, बस इनको एक ही फॉर्मूला आता है। दूसरी चीज एक और याद रख सकते हो, प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का सम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य n+1 होगा। ये संख्याओं से एक ज्यादा होगा और ये उतना ही होगा जितनी संख्या है। अगर सर यहाँ पर प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याएं होती तो आंसर 11 आता। भले किसी भी तरीके से करके देख लो, तीन तरीके मैंने सिखा दिए। ये बेसिक फॉर्मूला जो लगभग सब बच्चे करेंगे। ये फॉर्म आप तब काम लेना है जब आपकी संख्याएं कैसी हों, समान अंतर से चल रही हों, इनके बीच का डिफरेंस सेम है ना, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, सबके बीच में 2 का डिफरेंस है। और ये तो आप लोग केवल इन 2 विषम और सम 2 संख्याओं के लिए डायरेक्ट फॉर्म लिखिए। ये जो फॉर्मूला है ये कब लगेगा सर, जैसे ये सीरीज है 1 3 5 7, इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। 2 4 6, अंतर सेम होना चाहिए संख्याओं के बीच। ये भी हो सकता है क्या 3 6 9 12 15, ये भी हो सकता है, सब में 3 का अंतर है। ये भी हो सकता है क्या 5 10 15 20, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, अंतर सेम होना चाहिए। आंकड़ों के बीच अगर अंतर समान है तो आप लगा सकते हैं इसको समांतर श्रेणी, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ये कह रहे 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 16 है। 8 क्रमागत, क्रमागत का मतलब कॉन्जुगेटिव नंबर, लगातार आने वाली संख्या। 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 16 है। तो सबसे बड़ी संख्या, औसत लिखा हो चाहे समांतर माध्य लिखा हो, दोनों बातें एक ही हैं सर।
थोड़ी सी देर में करेंगे इस क्वेश्चन को। अभी एक और सवाल जिसका आंसर आप लोग कर पाओ, मैं पहले वो देता हूँ। क्या जैसे ही आप लोगों के आंसर आना शुरू होते हैं आपको कॉन्फिडेंस आता है अपने आप के ऊपर कि आप कुछ करने के लायक हैं, आप बिल्कुल करने के लायक हैं, आप में कोई किसी तरह की कहीं कोई कमी नहीं है। केवल आप पॉजिटिव रहिए, अपने दिमाग को ठंडा रखिए, शांत रहिए और ईमानदारी के साथ अपने टारगेट के लिए प्रयास करिए, ईमानदारी के साथ, बिना किसी नेगेटिविटी के। आपको कोई नहीं रोक सकता आपके टारगेट तक जाने से। और रील जो देखते हैं आप लोग, इंस्टाग्राम वगैरह जो भी रील देखते हो आप लोग, उसका यूज कम से कम कर दो। देखो ही मत, रील नहीं देखनी। बस एक बात दिमाग को बता दो कि मुझे रील देखना ही नहीं है, चाहे रील कितना ही अच्छी जानकारी दे रही हो, रील देखो ही मत। नहीं तो फिर रील बनाना शुरू कर दो। यदि एक कक्षा के गणित विषय के 10 छात्रों के प्राप्तांक, एक कक्षा के 10 छात्रों के गणित के प्राप्तांक आपको दर्शा रखे, इनका समांतर माध्य पूछा है, तो ये सर इंडिविजुअल सीरीज है, हर छात्र के मार्क्स अलग से मेंशन करा है, इसका मतलब ये व्यक्तिगत श्रेणी है, इंडिविजुअल सीरीज है। पहले वाले विद्वान के 52 नंबर आए, दूसरे के 75 नंबर आए, तीसरे के 40 आए, 70 आए, 43 नंबर आए, फिर 40 आए, 65 नंबर आए, 35 नंबर आए, फिर 48 नंबर आए, फिर 52 आए। ये 10 के 10 छात्रों के मार्क्स अलग अलग आपको मेंशन कर रखे हैं, इनका समांतर माध्य बताना है। तो समांतर माध्य के लिए इन अंकों का योग करना है, टोटल प्राप्तांक जोड़ेंगे इसको। 2 और 8 10 और 5 15, 5 20 और 3 23 और 5 28 और 2 30 का 0, 3 हासिल कैरी होगा सर, 3 हासिल कैरी हो गया। इस 3 को यहाँ लिखो चाहे मत लिखो, 3 हासिल था। 3 और 5 8, 4 12, 3 15, 6 21, 4 25, 4 29 और 36, 40, 47 और 5 52, 520 हो गया सर। यानी अंकों का टोटल योग, कुल अंक 520 है सर। समांतर माध्य निकालने के लिए यहाँ केवल बेसिक फॉर्मूला ही काम करेगा, आंकड़ों का योग यानी अंकों का योग बटे कुल छात्रों की संख्या। कुल छात्रों की संख्या सवाल में पहले ही बता रखी है 10 है सर, तो 520 बटे 10, 52 आंसर आ जाएगा सर, 52 आंसर आ जाएगा। इनका समांतर माध्य 52 होगा, ऑप्शन डी मेरा सही आंसर है। जोड़ के देख लेना एक बार, कहीं गलती भी हो सकती है, और गलती करने के बाद जो आंसर आता है मैथ्स में, ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है कि ऑप्शन में दिख जाता है वो। अगर कोई छोटी मोटी गलती हो भी जाती है उसके बाद भी आप लोग जो आंसर निकालोगे वो ऑप्शन में मैच कर जाता है, फिर हमें लगता है कि तो सही कर दिया। फिर जब कभी आप आंसर की मैच करते हो फिर माथा पकड़ के बैठ जाते हैं कि गलती हो गई। और ये गलतियों का सुधार तभी होगा जब इन पे आप लोग प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस से सारी चीजें, गलतियां होना, सब चीजें अपने आप खत्म होती जाती हैं धीरे धीरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करके बताओ। एक विद्यालय के, इसके ऑप्शन शायद इसमें नहीं है ना, ये ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए नहीं है। एक विद्यालय के सहायक कर्मचारियों का मासिक वेतन दे रखा है 1720, 1750, 1760, 1710। इनका समांतर माध्य पूछा है। 4 कर्मचारी हैं विद्यालय के अंदर, सहायक कर्मचारी हैं, जिनका ये मासिक वेतन है, इनका समांतर माध्य पूछा है सर। तो समांतर माध्य इनके बीच में ही तो कहीं आएगा, ऐसा थोड़ी है कि इनसे ज्यादा आएगा, बहुत ज्यादा नहीं आ सकता इनसे, बहुत कम नहीं आ सकता इनसे। इनका जो समांतर माध्य आएगा ये तो कंफर्म है कि 1710 से ज्यादा आएगा और 1760 से कम आएगा तो इनके बीच में, तो ये ऑप्शन तो इनके है ही नहीं ना। समांतर माध्य का मतलब होता है एवरेज कर देना, इन चारों का एक औसत वेतन बताना, कि चारों का अलग अलग नहीं बताना पड़े, इसीलिए तो समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक का यूज करते हैं हम लोग। एवरेज एक तरह से संतुलन बनाने के लिए इन चारों का एक ऐसा वेतन बता दो तो चारों संतुष्ट हो जाएं और हमें ये अंदाजा लग जाए कि चारों का औसत वेतन, चारों का जो वेतन है वो इसके आसपास है। तो चारों का अलग अलग तो आपको वेतन आपको पता ही है, तो इससे एक बात तो कंफर्म समझ लिया करो आप लोग,
औसत निकालो चाहे समांतर माध्य निकालो, ये इन चारों के वेतन से कम नहीं आ सकता और इन चारों के वेतन से ज्यादा नहीं आ सकता। तो एवरेज कैलकुलेटेड रहेगा वो। बस सर, थैंक यू। 1720, 1750, 1760 और 1710। 0, 1 और 6 7 5 12 और 2 14 का 4, 1 हासिल कैरी, 7 4 28 और 1 29, 2 हासिल कैरी, 4 और 2 6, 6940 ये योग आया है, ये कुल वेतन आया है। समांतर माध्य क्या होगा? 6940 बटे में किसका भाग दोगे? 4 का देंगे सर। 4 एकम 4 बचे 2, 29 हो गया, 4 7 28 बचा 1, 14 हो गया, 4 3 12 और 4 5 20, 1735 मेरा आंसर है सर। 1735 हमारा आंसर है। तो आसान सवाल था ये, तो अब इसे समझ लो आप लोग। थोड़ा सा बीच में क्वेश्चन छोड़ के आए थे, इसको भी सीख लेते हैं। क्वेश्चन सब मैं करवा दूंगा, उसको लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग एक बात समझ रहे हैं, इंडिविजुअल सीरीज में समांतर माध्य कैसे निकालते हैं ये सीखा है अभी तक। इसी पर ये अच्छा सवाल लिखा हुआ है, बढ़िया सवाल है ये। पहले मैं इसका पूरा बेसिक समझाता हूं, उसके बाद बिना एक्स वाई जेड मान के करना सीखेंगे। 8 क्रमागत विषम संख्या है। क्रमागत का मतलब होता है लगातार। क्रमागत विषम संख्या लिखनी है 8। क्रमागत विषम संख्या पहली अगर x है तो अगली विषम संख्या 2 जोड़ने पर आती है। अगर पहली विषम संख्या जैसे 1 है तो अगली विषम संख्या 3 2 जोड़ने पर ही आती है ना। तो या तो आप x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 10, x प्लस 12 और x प्लस 14 हो गई 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पूरा है। या तो ऐसे लिखो, और ऐसा लिखने से कई बच्चों को ऐसा लगता है सर ने तो सम संख्या लिख दी, तो आप ऐसा भी कह सकते हो पहली सम संख्या, पहली विषम संख्या को x प्लस 1 मान लो आप लोग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरह से आंसर एक ही आना है। पहली संख्या को ही x प्लस 1 मान लो तो उसके बाद x प्लस 3 आएगा, x प्लस 5, x प्लस 7, x प्लस 9, x प्लस 11, x प्लस 13 और x प्लस 15। ये वो 8 क्रमागत विषम संख्या है। 8 की 8 क्रमागत विषम संख्या है। इनका औसत निकालो चाहे समांतर माध्य निकालो, बात एक ही है। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या ये कर सकते हैं डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि सर ये समांतर श्रेणी है। ये दोनों ही सीरीज क्या है? समांतर श्रेणी है, अर्थमेटिक सीरीज है सर, एपी है ये। तो पहली संख्या x है और आखिरी जो संख्या है वो x प्लस 14 है। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 बराबर में 16 आना चाहिए सर, बराबर में 16 आ गया। तो 1x प्लस 1x 2x प्लस 14, ये 16 कहाँ जाएगा आगे? 16 2 32 गुणा होगा। 2x बराबर 32 में 14 घटा दो, 12 में से 4 गया तो 8, 12 में 4 गए तो 8 और सही लिखा है ना? हाँ, 32 में 14 घटा रहे 8, 2 में से 1 गया 1, 18। x बराबर 9 आ जाएगा सर। 18 का आधा कितना होता है? 9। x बराबर 9 आ जाएगा। तो पहली संख्या 9 आएगी। तो 9 प्लस 2 11, 13, 15, 17, 19, 21 और 23, ये वो 8 संख्या है। कोई कहेगा इससे करके बताओ, इससे कर लो चाहे आप लोग।
इसमें पहली संख्या x+1 है और आखिरी संख्या x+15 है। इनको जोड़ लो चाहिए आप लोग, x+1 और x+15। देखना आप लोग, फिर निकाल रहा हूं समांतर माध्य, x+1 प्लस x+15 बटे 2, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 बराबर 16 आना चाहिए। 16 तो दे रखा है ना आपको, तो इसीलिए बराबर में 16 लिख रहे हैं। तो ये x और एक x 2x हो जाएगा सर, और 15 प्लस 1 16 हो जाएगा। 2x प्लस 16 बराबर 32, ये प्लस का 16 माइनस होगा, 2x बराबर 8, 2x बराबर 16, सॉरी 16 बचेंगे, x बराबर 8। यहाँ से x का मान 8 आएगा, यहाँ से x का मान 9 आएगा, लेकिन संख्या दोनों तरफ से एक ही आएंगी। ये x+1 पहली संख्या है तो 8 प्लस 1 9 ही तो हुआ, 8 प्लस 3 11, 8 प्लस 5 13, 8 प्लस 7 15, 17, 19, 21 और 23। किसी भी कर लो आप, कैसे भी कर लो, आपके यही नंबर होंगे। अब हमें x नहीं मानना है, अब हम लोग बिना x y z मान के पेपर में करेंगे। अब देखिए आप लोग, टोटल संख्या कितनी है? 8 है। टोटल 8 संख्या है और कर्मागत है। कर्मागत का मतलब समांतर श्रेणी है सर, कर्मागत का मतलब समांतर श्रेणी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है सर। तो अगर टोटल आंकड़ों की संख्या 8 है तो बीच में 2 नंबर आएंगे, अगर 7 होते तो बीच में एक ही नंबर आता, वही समांतर माध्य या औसत कहलाता। अगर 8 हैं तो बीच में 2 नंबर आएंगे। अब आप ये देखो कि 16 कौन सी 2 विषम संख्याओं के बीच में आता है? 16 जो है वो कौन सी 2 विषम संख्याओं के बीच में आता है? सर ये 15 और 17 के बीच में आता है। ये वो 2 नंबर हैं जो बीच में आएंगे। 3 इसके ऊपर लिख दो, 3 इसके नीचे लिख दो, वही 8 संख्या होंगी। 15 के ऊपर सर 13 आएगा, 13 के ऊपर 11, 11 से ऊपर 9, 17 से बाद 19, 19 के बाद 21, 21 के बाद 23, 4 और 4 कितनी हो गई? 8। सबसे बड़ी संख्या सर 23 होगी, तो आंसर 23 आएगा। आंसर 23 आएगा, चाहे कैसे भी कर लो, आंसर 23 आएगा, चाहे कैसे भी कर लो। तो एक बात और लिख दो, समांतर श्रेणी के लिए समांतर माध्य होता है बीच में आने वाली संख्या। समांतर श्रेणी के लिए समांतर माध्य होता है बीच में आने वाली संख्या। यदि बीच में एक ही संख्या हो तो वही समांतर माध्य होगा, यदि बीच में एक ही संख्या हो तो वही समांतर माध्य होगा। यदि बीच में 2 संख्याएं हों तो उन दोनों संख्याओं का समांतर माध्य सभी संख्याओं के समांतर माध्य के बराबर होगा। यदि बीच में एक ही संख्या हो, यदि बीच में एक ही संख्या हो तो वही समांतर माध्य होगा, तथा यदि बीच में 2 संख्या हो तो उन दोनों संख्याओं का समांतर माध्य सभी संख्याओं के समांतर माध्य के बराबर होगा। ये भी सही है। सर ये पता कैसे चलेगा कि बीच में 1 है कि 2 है? ये आंकड़ों की संख्या से पता चलेगा। टोटल आंकड़ों की संख्या 8 है तो बीच में 2 नंबर है, और 7 होते तो बीच में एक ही नंबर होता। धीरे धीरे चीजें जब आगे करते जाओगे तो अपने आप चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए अब हम लोग इंडिविजुअल सीरीज के लिए माध्यिका निकालना सीखेंगे। माध्यिका में लिखो आप लोग, सबसे पहले दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे पहला काम, दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। पहला काम ये होगा। उसके बाद देखो 2 कंडीशन बनेंगी। n का मतलब कुल आंकड़ों की संख्या, कुल आंकड़ों की संख्या। वैसे तो इसके फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको,
फिर भी अगर आप चाहो तो क्या फॉर्म बनता है वो लिख रहा हूं मैं। कुल आंकड़ों की संख्या विषम हो तो माध्यिका जो है ये होगा n+1/2, n+1/2 के पद का मान, ये माध्यिका होगा। जैसे विषम का मतलब टोटल 9 आंकड़े आ गए, तो 9 + 1 10, और 10 का आधा होता है। 5वें पद पर जो मान लिखा है वही माध्यिका है। 5वें पद पर जो मान लिखा हुआ है वही माध्यिका है। अगर कुल आंकड़ों की संख्या 11 आ गई सर, 11 विषम है, तो 11 + 1 12, 12 में 2 का भाग, 6ठे पद का जो मान है वही माध्यिका है, वही माध्यिका है। दूसरी कंडीशन, यदि n का मतलब है कुल आंकड़ों की संख्या, n यानी कुल आंकड़ों की संख्या सम हो, कुल आंकड़ों की संख्या सम हो, से टोटल 8 आंकड़े आ गए, 10 आ गए, 100 आ गए, 50 आ गए, ये सम संख्या है ना टोटल आंकड़ों की संख्या। अगर सम है तब माध्यिका क्या होगा, तब माध्यिका होगा सर n/2 के पद का मान प्लस n/2 + 1 के पद का मान, n/2 + 1 के पद का मान। हाँ हाँ पता है मुझे भैया, हाँ 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 मेरे से बात होगी तो है। n/2 के पद का मान प्लस n/2 + 1 के पद का मान, इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। n/2 के पद का मान प्लस n/2 + 1 के पद का मान, इन दोनों पदों के मान को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो माध्यिका आएगी। माध्यिका यानी मीडियन। सबसे पहले क्या लिखा, आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना पड़ेगा, पहला काम। दूसरा काम, अगर कुल आंकड़ों की संख्या विषम है तो बीच में एक ही आंकड़ा होगा और वही माध्यिका है, बिना फॉर्मूले के करो तो। और अगर बीच में 2 आंकड़े आते हो तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, वो माध्यिका है। दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, वो माध्यिका है। क्वेश्चंस देख लो आप लोग, और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको, और बेहतर तरीके से समझ पाओगे आप लोग क्वेश्चंस अगर देखोगे तो। माध्यिका का बहुत आसान है, माध्यिका का आंसर निकालना। ये देखिए आप, कक्षा बी के 8 छात्र हैं, टोटल छात्रों की संख्या 8 है। बताओ 8 सम होता है या विषम होता है? सर 8 सम होता है। टोटल आंकड़ों की संख्या सम है तो बीच में 2 छात्र आएंगे, उन दोनों छात्रों के अंकों को जोड़ करके और 2 से भाग दे दो। इससे आसान कुछ है नहीं धरती पर, कुछ भी नहीं है। इससे आसान यही है कि अगर आप पेपर देने जा ही रहे हो आप लोग पेपर देने, तो आप पेपर को तो खोलो ही मत, सीधा ही OMR सीट भर दो। इससे आसान काम तो और क्या होगा भाई, कोई कुछ नहीं है इस टॉपिक से आसान। एक कक्षा की 8 छात्रों के मार्क्स लिखो आप लोग, लेकिन क्रम से लिखना पड़ेगा ना। सबसे पहला काम है कोई भी क्रम लिखो, आरोही या अवरोही 2 क्रम होते हैं सर। हमें तो यही नहीं पता ना सर आरोही क्रम क्या होता है। आरोही एक छोटा शब्द है, तो सबसे पहले सर छोटी संख्या आएगी, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर बढ़ता हुआ क्रम होता है आरोही क्रम। अवरोही एक बड़ा शब्द है। देखो ये कैसे कह रहे हो सर छोटा बड़ा, अरे भाई इसमें तो 3 ही शब्द आ रहे, आरोही अवरोही, ये बड़ा है इसकी तुलना में, तो यहाँ पहले छोटा नंबर आता है और यहाँ पहले बड़ा नंबर आता है, तो मैं आरोही क्रम लिख रहा हूँ। इन 8 छात्रों में सबसे पहले उस छात्र के मार्क्स बताओ जिसके सबसे कम नंबर आए। 19, 15, 18, 14, 17, 16, 15, 15। सबसे कम मार्क्स वाला विद्वान सर 14 नंबर लेके आया, 14। एक छात्र के 14 नंबर आए। इसके बाद 3 ऐसे छात्र हैं जिनके 15-15 नंबर आए, तीनों पास पास में बैठे थे, क्या टिप्पणी करके आए। उसके बाद एक ऐसा विद्वान है जिसके 16 नंबर आए।
एक ऐसा विद्वान है जिसके 17 नंबर आए, एक ऐसा भी है जिसके 18 नंबर आए, और एक ऐसा भी है जिसके 19 नंबर आए। हो गए क्या 8 पूरे? 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे हो गए सर। टोटल आंकड़ों की संख्या सम है, तो बीच में 2 छात्र आए हैं। कौन कौन से वाले? 8 में 2 का भाग दिया, चौथे नंबर का छात्र और 5वें नंबर का छात्र। बिना फॉर्मूले के देख लो कौन से 2 बीच में आ रहे हैं। सर ये 2 बीच में आ रहे हैं, 3 छात्र इसके ऊपर रह गए, 3 इसके नीचे रह गए, ये दोनों बीच में है। तो सर माध्यिका निकालनी है ना, तो 15 + 16 जोड़ के 2 का भाग दे दो। 15 और 16 31 होता है, 31 का आधा 15.5 होता है, 31 का आधा 15.5 होता है, यही आंसर है सर। 15.5 माध्यिका, 15.5 यही माध्यिका होगी सर। वो फॉर्मूला क्या था, जरूरत नहीं है उसकी, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ क्या है वो। उसमें लिखा n बराबर 8 है, तो आपने लिखा था n/2 8/2, यानी चौथे पद का मान, चौथे पद का मान प्लस आपने क्या लिखा था n/2 + 1, यानी 5वें पद का मान। ये चौथे पद का मान और ये 5वें पद का मान, दोनों को जोड़ करके किससे भाग देना है? 2 से। यही तो लिखे आए हो आप लोग। तो चौथे नंबर पे तो सर ये आ रहा है 4th नंबर, और 5th नंबर पे ये आ रहा है। इन दोनों मान को जोड़ करके 2 से भाग देना ही माध्यिका कहलाता है। 4th और 5th नंबर पे जो संख्या आ रही है, जो छात्र आ रहे हैं, उनके अंकों को जोड़ करके 2 से भाग दे दो, ये माध्यिका होगी। और देखो आप लोग, ये बता दो इन आंकड़ों की माध्यिका क्या होगी। ये कुल कितने आंकड़े हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं सर। 10 हैं तो फिर 2 आएंगे बीच में। 10 का आधा 5वें नंबर का और 6ठे नंबर का, इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दो। 5वें नंबर के मान और 6ठे नंबर पे आए हुए मान को जोड़ करके 2 से भाग देना ही माध्यिका होगी। पहले क्रम से लिखो इनको, बताओ क्रम बताओ। पेन चलाओ आप लोग, साथ में करोगे तो सब कुछ सीख जाओगे। आरोही क्रम लिख रहा हूं सर मैं इनका। क्रम लिखाओ, बताओ सबसे पहले क्या आएगा? 25 34 31 23 22 26 32 28 20 32, सबसे कम 20। 20 के बाद 22, 22 के बाद 23, 23 के बाद 25, 25 के बाद 26, 26 के बाद 28, 28 के बाद 31, 31 के बाद 32, 32 के बाद 34, 34 के बाद 35। हो गए क्या 10? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देख लेना छूट ना गया हो। 10 हो गए सर पूरे। तो टोटल आंकड़ों की संख्या n यानी 10 है। 10 क्या है? सम संख्या है सर ये। तो आपने लिखा 10 का आधा 5, 5वें नंबर पे और 6ठे नंबर पे जो आया है उनको जोड़ो। 5वें नंबर पे 1 2 3 4, नहीं सॉरी, ये रहा 5 और 6, 4 ऊपर छोड़ दिए, 1 2 3 नहीं, 1 2 3 4 छोड़ दो, 5वें और 6ठे नंबर का। ये 5वीं पोजीशन पे 26 है, 6ठी पोजीशन पे 28 है, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, वो माध्यिका होगी। 26 + 28 बटे 2, 26 और 28 होता है सर 54, 54 का आधा होता है सर 27, यही मेरा आंसर है। 27 माध्यिका होगी, 27 माध्यिका होगी। 26 + 28 होता है 54, और 54 का आधा होगा 2, ये माध्यिका है। एक 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ कुल आंकड़ों की संख्या 9 है। बताओ माध्यिका, फटाफट बता दो आप में से कौन आंसर देगा। इस बार आप में से सबसे पहले किसका आंसर आएगा बता दो जरा एक बार। इन आंकड़ों की माध्यिका बतानी है। सबसे कम बताओ कितना है? 37 31 42 43 46 25
एक बार पढ़ लिया करो ना, पढ़ने से समझ में आ जाएगा। सबसे कम 25 है सर। कोई सा भी क्रम लिखो, जरूरी नहीं है कि हमेशा आरोही क्रम लिखो, लेकिन क्रम लिखना पड़ेगा। 25 के बाद, 25 के बाद है 31, 31 के बाद 32, 32 के बाद 37, 37 के बाद 39, 39 के बाद 42, 43, 45 और 46। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो गए सर। कुल आंकड़ों की संख्या n बराबर 9 है और 9 एक विषम संख्या है। तो फॉर्मूला क्या था? 9 + 1 10, 10 का आधा होता है 5। पांचवें पद का जो मान है वो माध्यिका है। बिना फॉर्मूले की कर लो ना, बीच में क्या एक ही तो नंबर आ रहा है, वही माध्यिका है। 4 ऊपर छोड़ दो, 4 नीचे छोड़ दो, ये माध्यिका है, पांचवें पद का मान। 5th पोजीशन पे जो आया है वही माध्यिका है। m बराबर 39 होगा सर, m बराबर 39 होगा। माध्यिका 39 होगी सर। 4 ऊपर 4 नीचे, ये माध्यिका है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समांतर माध्य और माध्यिका दोनों समझ आए हैं। अब हम लोग सीख लेते हैं बहुलक क्या होगा। इसी इंडिविजुअल सीरीज के लिए बहुलक क्या होगा। इसी व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक क्या होगा, ये भी समझ लो आप लोग। बहुलक क्या होगा? बहुलक यानी मोड, इसको जेड से लिखा जाएगा। बहुलक को जेड से लिखा जाता है, बहुलक को जेड से लिखा जाएगा। ये माध्यिका थी, ये बहुलक है, बहुलक को जेड से लिखा जाएगा। एक लाइन लिख दो आप लोग बहुलक के लिए। दिए गए आंकड़ों का वह मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। बहुलक निकालना सबसे आसान काम है। दिए गए आंकड़ों का वह मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, सबसे अधिक बारंबारता के पद का मान, सबसे अधिक बारंबारता, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी है, जो सबसे ज्यादा बार आया हो, सबसे अधिक बारंबारता के पद का मान। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे अधिक बारंबारता, यानी जो डेटा सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो वही बहुलक होगा। इंडिविजुअल सीरीज में, व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक क्या होगा? जो डेटा सबसे अधिक बार रिपीट हो रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट हो। तो बहुलक निकालना सबसे आसान है इस सीरीज के लिए। देखो बहुलक का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अभी माध्यिका और समांतर माध्य पे क्वेश्चन आप लोगों ने देखा है। बहुलक देख लो आप लोग, ये रहा। नहीं, ये अलग है थोड़ा सा, अभी समझेंगे। रिलेशन का क्वेश्चन है वो। तो बहुलक के लिए आप लोगों के पास अलग से क्वेश्चन है क्या? बहुलक का क्वेश्चन आसान होता है, इसलिए शायद मेंशन ही नहीं है अलग से। कोई ना, आप लोगों के लिए मैं इसी सीरीज का बहुलक पूछ लेता हूं। आप लोग बता दो इनका बहुलक क्या होगा।
थोड़ी देर पहले जिस सीरीज के लिए माध्यिका निकाली थी, इसी सीरीज में आप बहुलक बता दो कितना होगा। इन्हीं 8 छात्रों के प्राप्तांक आपको दे रखे हैं, इनका बहुलक बताना है कितना होगा। इसी सीरीज में बहुलक का मान बता दो कितना होगा। तो बहुलक निकालना आसान है, इसमें कुछ खास बात है नहीं। बहुलक यानी जेड। बहुलक के लिए आपको यह देखना है कि कौन से डेटा है जो सबसे अधिक बार रिपीट हुआ है, वही बहुलक है। कौन सा आंकड़ा जो सबसे अधिक बार आए, 19, 15, 18, 14, 17, 16, 15, 15, यहाँ बहुलक सर 15 होगा, बहुलक 15 होगा, क्योंकि 15 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या सबसे ज्यादा है। 15 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो जिन डेटा की फ्रीक्वेंसी बारंबारता सबसे ज्यादा बार जो डेटा आया होगा वही बहुलक होता है। तो बहुलक निकालना सबसे आसान काम है, पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है। 15 जो मार्क्स हैं वो सबसे अधिक छात्रों के आए हैं, तो यही बहुलक है बस। तो बहुलक का आंसर 15 होगा। एक और बता दो आप लोग। इस सीरीज के लिए भी बता दो आप लोग। एक क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 10 पारियों में बनाए गए रनों की संख्या ये है 60, 62, 56, 64, 0, 57, 33, 27, 9 और 71। 10 खिलाड़ियों के रन दे रखे। इनका औसत यानी समांतर माध्य निकालना है। औसत और समांतर माध्य इंडिविजुअल सीरीज के लिए एक ही बात होती है। ये क्वेश्चन कर लेना और इसका जवाब आप सब लोगों को कमेंट सेशन में देना है। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग इसका जवाब देंगे। इस क्वेश्चन का जवाब आप सब लोगों को देना है। औसत और समांतर माध्य दोनों चीजें एक ही हैं। तो 10 के 10 खिलाड़ियों के द्वारा बनाए गए रनों की संख्या अलग से आपको दे रखी है, इनका समांतर माध्य आपको बताना है या औसत आपको बताना है। और देख लेते हैं, इस सीरीज को बाद में देखेंगे। देखो थ्योरी पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। देखो ये रहा थ्योरी का क्वेश्चन। आज सबसे पहले जो सिखाया, मुद्रित लिपियों से प्राप्त आंकड़े को क्या कहा जाता है। जो डेटा प्रिंटेड होता है उसी से अगर कोई आप डेटा ले रहे हो, प्रिंटेड डेटा को अगर आप काम ले रहे हो तो वो डेटा क्या कहलाता है, प्राथमिक या द्वितीयक। मुद्रित लिपियों से प्राप्त आंकड़े जो होते हैं वो सर द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं, सेकेंडरी डेटा कहलाते हैं। इस तरह से थ्योरी पे क्वेश्चन आता है इसका। तो मैं 2 मिनट के लिए जो अभी तक आप लोगों ने सीखा है इसको वापस रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने 2 तरह के डेटा देखे हैं, प्राथमिक और द्वितीयक, प्राइमरी और सेकेंडरी। उसके बाद हम लोगों ने 3 तरह की सीरीज देखी है कि आंकड़ों को दर्शाने के लिए 3 तरह की सीरीज बनाई जाती हैं। पहला होता है इंडिविजुअल सीरीज, व्यक्तिगत श्रेणी। दूसरा होता है डिस्क्रीट सीरीज, खंडित श्रेणी। और तीसरा होता है कंटिन्यूस सीरीज, सतत श्रेणी। अब हम लोगों ने एक बात करी है, इंडिविजुअल सीरीज में समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक कैसे निकालते हैं। समांतर माध्य निकालने का बेसिक फॉर्मूला है सर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। माध्यिका देखने का बेसिक फॉर्मूला है सर, माध्यिका के लिए क्या लिखाया, सबसे पहले दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे, उसके बाद बीच में आने वाला पद माध्यिका कहलाएगा। अगर एक ही पद है तो वो माध्यिका है, 2 पद अगर बीच में आए तो दोनों को जोड़ के आधा करना है। बहुलक क्या होता है, किसी सीरीज का वह मान जिसकी बारंबारता जो सबसे ज्यादा बार आया हो वही बहुलक कहलाता है। एक जानकारी और लास्ट में आपको लिखता हूं, इन तीनों में रिलेशन क्या होता है। रिलेशन बिटवीन मीन, मोड एंड मीडियन, माध्य, माध्यिका व बहुलक के बीच रिलेशन जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। एक पॉइंट और हम लोग सीख लेते हैं, माध्य x बार, माध्य, माध्यिका व बहुलक का रिलेशन, रिलेशन बिटवीन समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है। आरपीएससी ने तो अपने हर सवाल, हर एग्जाम में ये सवाल पूछ लिया है। तो इन तीनों के बीच रिलेशन याद रखिएगा, z बराबर होता है 3m-2x बार, 3m-2x बार। बहुलक बराबर होगा 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा समांतर माध्य। बहुलक बराबर होगा 3 गुणा माध्यिका
हिंदी में लिख देता हूं पूरा। बहुलक बराबर होगा 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा समांतर माध्य, 2 गुणा समांतर माध्य। 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा समांतर माध्य। तो इन तीनों के बीच रिलेशन जरूर याद रखिएगा, इन तीनों के बीच रिलेशन जरूर याद रखिएगा। z बराबर 3m माइनस 2x बार। जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर इन तीन में से दो मान दे रखे हों और एक आपको निकालना हो, तो आप ध्यान रखिएगा यही एकमात्र रास्ता है जो सवाल को पूरा करवाएगा, यही एक तरीका है जो क्वेश्चंस को पूरा करवाएगा। जैसे इसके ऊपर एक क्वेश्चंस भी कर लेते हैं और आगे नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। एक लास्ट आखिरी और अंतिम सवाल इस पर समझ लेते हैं हम लोग। एक आखिरी सवाल, इस रिलेशन पर अगर क्वेश्चन पूछेगा ना सर तो किस तरह से पूछेगा ये बता दो। इस रिलेशन पर सवाल इस तरह से पूछेगा, किसी साधारण बंटन में माध्यिका और बहुलक 10 और 12 हैं तो माध्य ज्ञात करो। माध्यिका और बहुलक दे रखे हैं, माध्यिका 10 है, बहुलक 12 है, तो समांतर माध्य पूछा है सर। इस तरह से सवाल पूछेगा। जिस भी सीरीज में समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों की बात हो रही हो तो तीनों के बीच एक ही फॉर्मूला है, केवल एकमात्र फॉर्मूला है जो रिलेशन से आप लोग पूरा कर पाओगे। वो रिलेशन क्या लिखाया, z बराबर, उसको लिखोगे उतनी बार इतना अच्छा याद होगा, z बराबर 3m माइनस 2x बार, 3m माइनस 2x बार। जो मान दे रखे हैं वो रख दो यहाँ पर, अपने आप आंसर आ जाएगा जो आपसे पूछा गया है। z की जगह पर 12 रख दो सर, 3 गुणा माध्यिका का मान 10 रख दो सर, माध्यिका 10 है 30 माइनस 2x बार। इस माइनस का 2x बार को इधर भेज दो, ये प्लस का हो जाएगा 2x बार, ये 12 आगे जाके माइनस होगा। 30 में से 12 घटा दो आप लोग, 30 माइनस 12 18 हो जाएगा क्या, और 18 का आधा कितना होता है, 2 से भाग देंगे 9 आ जाएगा सर। यही आपका आंसर है, यहाँ समांतर माध्य 9 होगा। तो इस तरह से सवाल पूछेगा, समांतर माध्य कितना होगा, 9 होगा सर। तो जिस भी सवाल में माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों की बात हो रही हो, एकमात्र रिलेशन है z बराबर 3m माइनस 2x बार। बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा समांतर माध्य। कई बार तो इसका फॉर्मूला ही पूछा है, इसी को घुमा फिरा के पूछ लेता है, और कई बार दो मान देगा, एक आपसे कोई पूछेगा। मैं आशा करता हूं कि आज जो आप लोगों ने समझा है वो आपको जरूर सीखने को मिला होगा, समझ में आया होगा। अगर क्लास से कुछ भी सीखने और समझने को मिला हो तो एक निवेदन हमेशा रहता है आपसे कि ये आप सबका परिवार है और ये आप सबका दायित्व बनता है कि इस परिवार को और आगे हम लोग लेकर जाएं। अगर ये मेहनत समझ में आती हो, कुछ सीखने को आपको मिल रहा हो, तो आप लोग अपने हर एक प्लेटफॉर्म पर शेयर किया करो सेशन को। 2 मिनट लगती हैं, कुछ नहीं जाता है इसमें, आप लोगों का कुछ भी नहीं जाता है, अलग से कोई एनर्जी वेस्ट नहीं होती है। तो शेयर कर देने से मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और बेहतर तरीके से मैं चीज़ों को आपके सामने रखूँगा, और पूरी ईमानदारी के साथ वही सब कुछ आपको सिखाने का प्रयास किया गया है जो हम पेड कोर्स में ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ा रहे होते हैं। तो मैं आशा करूँगा कि आप सबका प्यार और सहयोग अपने इस परिवार के साथ हमेशा बना रहेगा। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।